Alright students, so today we are going to study alternating current. Okay, our today's topic is alternating current. Let us see. Our today's topic is alternating current. See, we will comparatively study direct current as well as alternating current. So what is a direct current? Let us first see what DC is. Full form of DC is direct current, and we should not say DC current because DC is itself current, direct current. So any cell or battery always gives direct current. Okay, any cell or battery gives direct current. डायरेक्ट करंट कहाँ से मिलता है? तो जनरली ये किसी भी सेल या बैटरी से मिलता है. एवरेडी, लिपो, ड्यूरासेल, कोई भी सेल से या बैटरी से. ओपाया की बैटरी है ना, इन्वर्टर के लिए बैटरी खरीद के लाते हैं बड़ी वाली. सो बैटरी से मिलने वाला करंट डायरेक्ट करंट होता है. क्या होता है डायरेक्ट करंट? तो डायरेक्ट करंट की दो स्पेशलिटीज होती है. देयर आर टू स्पेशलिटीज ऑफ डायरेक्ट करंट. क्या स्पेशलिटी नंबर 1 क्या है? डायरेक्ट करंट वो होता है अ करंट which has a fixed magnitude यानी value, a current which has a fixed value 4 ampere यानी 4 ampere and which flows only in one direction is called a direct current. So the current which has a fixed value, suppose ये cell, ये battery है and here we have an ammeter. The ammeter is showing a current of 4 amperes, है ना. जैसे स्विच ऑन, रिमेंबर जब हम स्विच ऑन करते हैं तो करंट पहले थोड़ा बढ़ता है, 0 से 1 2 3 4 एम्पियर हो गया. अब अगर आप इसको 1 घंटा 2 घंटा चालू रखेंगे तो भी करंट विल रिमेन 4 एम्पियर्स, है ना. अच्छी बैटरी है, सो द करंट की वैल्यू जो है वो कम नहीं होंगी, ज्यादा नहीं होंगी, स्टेबल करंट मिलेगा. डायरेक्ट करंट फिक्स्ड वैल्यू का करंट मिलेगा. ठीक है, तो इसके लिए दो ग्राफ्स बनाए जाते हैं. एक ग्राफ जो बहुत फेमस है वो ये वाला ग्राफ है. हियर अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस वी टेक टाइम. ठीक है, एक्स एक्सिस की तरफ हम टाइम लेते हैं और यहां पर लेते हैं डायरेक्ट करंट. अब यहां डायरेक्ट करंट कितना है? तो दिस इज सपोज 1 एम्पियर, this is 2 ampere, ये 3 ampere and this is suppose 4 ampere. So पहले कितना था करंट? 4 ampere. यहाँ टाइम है 1 hour, 2 hour, 3 hours, 4 hours, 4 घंटे, है ना. टाइम इन आवर्स. So time is measured in hours. यहाँ suppose सेकंड में भी गिन सकते हैं अपनी मर्जी. We are not following the SI unit. So टाइम को आवर्स में गिन रहे हैं और करंट डीसी को एम्पियर में गिन रहे हैं. तो यहाँ पर क्या होगा? इन दिस ग्राफ डायरेक्ट करंट का ग्राफ ऐसा बनेगा. It will be a graph like this. See the value of current is 1 minute हुआ, sorry 1 घंटा हुआ तो current is 4 amperes. After 2 hours current is 4 ampere. After 3 hours current is 4 ampere. After 4 hours also current is 4 ampere. तो current की value fixed है. The value of current is not changing. current की value change नहीं हो रही है. और जब current की value change नहीं होती है तो ऐसे current को हम कहते हैं डायरेक्ट करंट. जो करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती और जो एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है. एंड व्हाट इज दैट सिंगल कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट? इलेक्ट्रिक करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन जो एम्पियर ने बताया था वो क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल आउटसाइड द सेल. तो सेल के बाहर करंट पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल जाता है. इट हैज अ फिक्स्ड डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जाता है ये करंट. तो जो करंट की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है. अब कोई सेल ऐसा होगा कि हम वो लगाएंगे तो हमको करंट जो एमीटर बताएगा सपोज दैट विल बी 5 एम्पियर्स, तो वो 5 ही रहेगा. हाँ, जब सेल डाउन होने वाला है, वैसे अच्छा सेल कौन सा होता है मालूम है? इट विल गिव अ करंट ऑफ कांस्टेंट एम्पियर. 4 एम्पियर यानी 4 का ही करंट देगा. और जब उसका खत्म हो जाएगा एनर्जी तो एकदम से 0 हो जाएगा, बंद हो जाएगा वो. ठीक है, इसको अच्छा सेल बोलते हैं. लेकिन हो सकता है सेल डाउन हो तो करंट कम भी हो सकता है, बट नॉर्मली डीसी उसको वो कहते हैं जिसकी फिक्स वैल्यू. अच्छा, ये प्रैक्टिकल डायग्राम नहीं है. प्रैक्टिकल डायग्राम का मतलब ये अपनी बुक में तो यही वाला डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन कुछ और बुक्स में एक और डायग्राम दी रहती है. ग्राफ, सॉरी डायग्राम बोल रहा हूं मैं, ग्राफ. एक और ग्राफ दिया रहता है. आई एम ड्राइंग दैट ग्राफ हियर अलोंग द एक्स एक्सिस वी आर टेकिंग टाइम. पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ हम क्या ले रहे हैं? वी आर टेकिंग टाइम
एंड हियर वी आर टेकिंग करंट आई, है ना, मैं शॉर्टकट में आई लिख रहा हूँ, जगह नहीं है वहां से ज्यादा। करंट को मैं कैसे डिनोट कर रहा हूँ, आई से। तो सी सर जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो पहले करंट क्या होता है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, करंट पहले ऐसा बढ़ता है, ठीक है। और जब करंट की वैल्यू फुल हो गई फिर क्या होता, फिर रहता 4 एम्पियर, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर, 4 ही रहेगा वो। और जब स्विच ऑफ करेंगे तो वो हो जाएगा 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 0 एम्पियर। तो डायरेक्ट करंट का एक ग्राफ ऐसा भी बनाते हैं, डायरेक्ट करंट का ग्राफ ऐसा भी बनाया जाता है। सच में देखा जाए तो ये डीसी है, यहां से यहां तक जो है ये डायरेक्ट करंट है ना। तो जब स्विच ऑन करें तो पहले करंट बढ़ जाता है, फुल हो जाता है, फिर फुल रह के उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। जब स्विच ऑफ किए तो यहाँ करंट नीचे आने लग जाता है, ठीक है। यहाँ क्या लिख देंगे हम, स्विच ऑफ, और यहाँ ऑन, और ये कांस्टेंट, ऊपर का जो है ये कांस्टेंट है। तो ऐसा भी ग्राफ बनाते हैं, बट हमारी टेक्स्ट बुक में ऐसा ग्राफ बना हुआ है। अंडरस्टूड। सो डायरेक्ट करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट किसी भी सेल या बैटरी से मिलता है। और क्या जानते हैं हम डायरेक्ट करंट के बारे में, तो हम उसका डेफिनेशन जानते हैं। अ करंट विच हैज अ फिक्स्ड मैग्नीट्यूड एंड विच फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल कन्वेंशनली इज कॉल्ड अ डायरेक्ट करंट, ठीक है। हमारी घड़ी का सेल है ना, वॉच का, रिस्ट वॉच का सेल, या वॉल क्लॉक का सेल, या खिलौने में, टॉयज में जो सेल होता है, या ओकाया की बैटरी है, इन्वर्टर वाली बैटरी है, तो वो सब जो होता है वो डायरेक्ट करंट होता है। अंडरस्टूड। ये मैंने आपको डायरेक्ट करंट समझाया। अच्छा, डायरेक्ट करंट 1 सेकंड में कितने चक्कर मारता है, कितने बार पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव जाके फिर से नेगेटिव से पॉजिटिव कितने बार वापस आता है 1 सेकंड में, तो डायरेक्ट करंट जो है 1 सेकंड में कितने चक्कर मारता है। चक्कर मारने का मतलब क्या होता है मालूम, जिस रास्ते से गए उसी रास्ते से वापस आना। जिस रास्ते से गए, समझो जिस रास्ते से आप स्कूल गए उसी रास्ते से आप वापस आ गए घर पे। सपोज आप स्कूल चले गए और फिर पता चला कि स्कूल अभी रीओपन नहीं हुई है, छुट्टी चालू है, आप वापस आ गए घर पे, तो आप अपने मम्मी को क्या बोलोगे, पापा को क्या बोलोगे, पापा आज मेरा एक चक्कर हो गया स्कूल में, खाली पीली चक्कर हो गया। तो चक्कर होने का मतलब है जाके वापस आना। तो डायरेक्ट करंट 1 सेकंड में कितने बार पॉजिटिव से नेगेटिव जाके फिर नेगेटिव से फिर से पॉजिटिव आ जाता है, कितने बार आता है, तो 0। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 0 साइकिल्स पर सेकंड। और डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है, तो 0 साइकिल्स पर सेकंड। साइकिल यानी चक्कर, 0 चक्कर पर सेकंड, क्योंकि ये चक्कर करता ही नहीं पहली बार, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो नेगेटिव से वापस पॉजिटिव आता ही नहीं है, ये उसी रास्ते से सेम पाथ फॉलो करके वापस नहीं आता है। तो इसीलिए इसकी 0 चक्कर पर सेकंड होती है। और पता है फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट 9th स्टैंडर्ड में क्या था, हर्ट्ज, है ना। इन द ऑनर ऑफ द फिजिसिस्ट हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिस्कवर किया था। तो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है वैसे। तो डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, हर्ट्ज। अच्छा, डायरेक्ट करंट की एक प्रॉब्लम ये है कि दूर दूर तक ये सप्लाई करना मुश्किल होता है। नागपुर कोराडी में अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, आपको मालूम अपने नागपुर वालों के लिए कोराडी पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन, कोराडी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना और नागपुर तक सप्लाई करना है, तो डायरेक्ट करंट को सप्लाई करने में प्रॉब्लम होगी। डायरेक्ट करंट को नागपुर तक सप्लाई करने में प्रॉब्लम होगी। क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमको क्या कहता है, I square RT, heat produced is directly proportional to square of the current if resistance and time remain the same। अब एक वायर से कोराडी से नागपुर में करंट आ रहा है और नागपुर वालों को बहुत सारा करंट चाहिए। मैंने कल की क्लास में भी आपसे ये बताया था, लास्ट क्लास में। सो नागपुर वालों को बहुत सारा करंट चाहिए, है ना। आपके घर में आपको मोबाइल फोन चार्जिंग करना है, मुझे भी चार्जिंग करना है, लाइट्स है, फैन है, कूलर है, एसी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो इतना करंट सबको लाने के लिए कोराडी से बहुत सारा करंट सप्लाई करना पड़ेगा नागपुर तक। और वो वायर में अगर बहुत सारा करंट आएगा तो हीट भी बहुत ज्यादा बनेगी, और इतनी हीट से तो वायर ही जल जाना चाहिए और नागपुर तक करंट आना ही नहीं चाहिए। तो डायरेक्ट करंट को सप्लाई करने में प्रॉब्लम ज्यादा आती है। हालांकि सप्लाई कर लेते हैं, उसकी है टेक्निक्स भी, लेकिन डायरेक्ट करंट को सप्लाई करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। दूसरी, हमारे घर में कौन सा करंट यूज होता है, डायरेक्ट करंट घर में हम बहुत सारे जो हमारे घर की जो चीजें है ना, तो उसमें हम डायरेक्ट करंट यूज नहीं करते। हमारे घरेलू यूज में जो हाउस होल्ड हम यूज करते हैं वो डायरेक्ट करंट यूज नहीं करते। आई एम गोइंग टू इरेज इट, इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज डू इट। तो हमारे घर में डायरेक्ट करंट यूज नहीं करते, हम घर में यूज करते हैं अल्टरनेटिंग करंट, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, डायरेक्ट करंट की वैल्यू चेंज
नहीं करते तो मिटाता हूं, ठीक है। डू यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट? इफ यस प्लीज डू इट फास्ट, आई एम गोइंग टू इरेज इट, क्योंकि आज ही की क्लास में मुझे ऑल्टरनेटिंग करंट का भी टॉपिक कंप्लीट करना है। एक ही क्लास में ये दोनों टॉपिक्स कंप्लीट होना चाहिए। डन? अच्छा, ओहो हो, आपने पहले नहीं बताया। ऑल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करंट सिलेबस से हट गए? ओहो हो। अच्छा, मुझे ये बताओ, एसी जनरेटर है क्या सिलेबस में? एसी जनरेटर है सिलेबस में? उसके बाद का टॉपिक, डू वी हैव एसी जनरेटर इन आवर सिलेबस? नहीं है? ओके ओके, ऑलराइट ऑलराइट। तो फिर तो ये चैप्टर ही समाप्त होगा ना, इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं फिर। ओके स्टूडेंट्स, आप कह रहे हो कि इस साल सिलेबस से निकाल दिया गया है कोरोना के ऑनर में, लेकिन फिर भी आपकी रिक्वेस्ट पर मैं इसको पढ़ा देता हूँ, है ना, फॉर नॉलेज, इट विल हेल्प अस। This topic, studying this topic will help us in future, even if it is removed from our syllabus. See, alternating current. Alternating current. In short, alternating current को हम AC बोलेंगे, नॉट एयर कंडीशनर, ऑल्टरनेटिंग करंट। और एसी करंट नहीं बोलना, एसी का मतलब ही सी यानी करंट हो जाता है। सी ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? तो ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स जो है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट जहां से हमको मिलता है उसको अब हम बैटरी नहीं बताएंगे, है ना। ये जनरेटर है, दिस इज एसी जनरेटर। ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का साइन ऐसा होता है, सिमिलैरिटी का साइन मैथ्स का, और वो ऐसा रहता है, वायर यहां से यहां तक ऐसा कनेक्ट कर दिया हमने। Now see what happens when alternating current is induced in the coil. जनरेटर है, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? तो यहाँ वायर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वी नो, मेटलिक वायर है ये, एंड मेटल्स कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। डायरेक्ट करंट में क्या होता था? एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से निकलता था बैटरी के, और भागते भागते बेचारा पॉजिटिव टर्मिनल तक आना चाहता था। बीच बीच में उसकी टक्कर होती थी, वो खुद ऑर्बिट में घूमने लग जाता था, दूसरे इलेक्ट्रॉन को टक्कर मार के उसको आगे धकेल देता था। तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़कर भागता है। इन डायरेक्ट करंट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन लीव्स इट्स प्लेस एंड इट ट्रेवल्स फर्दर। लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है, वो ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो अपना जगह छोड़कर कहीं दूर नहीं जाता। ऑल्टरनेटिंग करंट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट को हम ऑसिलेटिंग करंट भी बोलते हैं, क्योंकि ये स्विंग की तरह, स्विंग जो होता है ना, झूला, गार्डन का झूला, उसकी तरह ये ऑसिलेशंस करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वायर में, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स डू ऑसिलेशंस लेफ्ट राइट। किसकी तरह करते हैं ऑसिलेशंस? तो अपने घर में जैसे घड़ी रहती है 12 3 6 9 पेंडुलम क्लॉक, और घड़ी का पेंडुलम कैसे करता है ऑसिलेशंस, है ना। ये घड़ी का पेंडुलम बीच में है यहाँ पर, है ना। दिस वैल्यू इज कॉल्ड द मीन पोजीशन, सेंट्रल पोजीशन। इसको हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, इसको मीन पोजीशन बोलते हैं। मीन यानी मीडियम, मीडियन, सेंटर, है ना। मैथ्स में आता मीन, मोड, मीडियन। तो मीन पोजीशन यानी सेंट्रल पोजीशन, और ये बोलते हैं इसको लेफ्ट राइट एक्सट्रीम पोजीशन। अकॉर्डिंग टू अस ये राइट एक्सट्रीम पोजीशन है। घड़ी का पेंडुलम ज्यादा से ज्यादा जो बॉब है, बॉल, चेंडू, वो कहां तक जा सकता है? उतना दूर जा सकता है। वी कैन गिव इट अ वैल्यू +1 +2 +3 एंड दिस इज +4। व्हाई आर वी गिविंग पॉजिटिव साइन? बिकॉज ये x एक्सिस की तरफ, राइट हैंड साइड यानी x एक्सिस होती है, और लेफ्ट हैंड साइड यानी x डैश एक्सिस होती है। तो वी आर फॉलोइंग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, जैसे अपन ने लाइट चैप्टर में पढ़े ना, x डैश एक्सिस, x एक्सिस, y एक्सिस, y डैश एक्सिस। तो वी आर फॉलोइंग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। इधर को -1 सेंटीमीटर, -2 सेंटीमीटर, -3 सेंटीमीटर, एंड दिस इज -4 सेंटीमीटर। तो मैक्सिमम कितने दूर तक आता है इधर में? -4 सेंटीमीटर तक, और राइट में मैक्सिमम कितने दूर तक जाता है? +4 सेंटीमीटर। मान लो ये वैल्यूज अपन ने जो लिए, दीज आर इन सेंटीमीटर्स। तो अब देखो, ये ऑसिलेशन कर रहा है बॉल, ये जो बॉल है एट द सेंटर, इट इज परफॉर्मिंग ऑसिलेशंस, ये ऑसिलेशंस कर रहा है। तो वैसे जैसे घड़ी का पेंडुलम ऑसिलेशंस करता है, वैसे ये सब इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेशंस करते हैं। और अपने इंडिया में
ये ऑसिलेशंस कितने करते हैं? तो रिमेंबर वन ऑसिलेशन किसे कहते हैं? व्हाट इज वन ऑसिलेशन? वन ऑसिलेशन किसे कहते हैं? तो अगर मैं इसको नाम दे दूं कि ए बी एंड सी पोजीशन ऑफ द बॉब, बॉब यहाँ है, बॉल यहाँ है, फिर बी पर गया जाएगा, तो मान लो ये स्टार्ट यहाँ से होता है ए से, सपोज ये ए से स्टार्ट होता है, तो ए से बी जाएगा, बी से सी जाएगा, सी से बी आएगा और फिर बी से ए आ जाएगा। ठीक है, ये कहां से स्टार्ट करूं मैं? एक काम करता हूं, बी से स्टार्ट करता हूं, बी से। देखो पहले ये बी से सी जाएगा, फिर सी से बी आएगा, फिर बी से ए जाएगा, फिर ए से बी आ जाएगा। समझ रहे हो? पहले कहां जाएगा? बी से सी, फिर बाद में क्या करेगा? नंबर 2, फिर सी से वापस आएगा बी तक। नंबर 3 क्या करेगा? तो बी से ए तक जाएगा। नंबर 4 क्या करेगा? तो बी से ए आ गया, ए से वापस बी तक जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन। इसको बोलते हैं एक ऑसिलेशन, एक चक्कर लगाना। जहां से चालू हुआ था वहीं पे आ गया वापस, बी से सी गया, फिर बी आया, फिर ए गया, फिर से बी पर आ गया। तो ये जो इधर जाके वापस आया, इधर जाके वापस आया, इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। और ऐसे वन ऑसिलेशन अपने वायर जो होता है, अपने घर में जो वायर होता है इलेक्ट्रिकल वायर, उसमें जो हर इलेक्ट्रॉन होता है, एवरी सिंगल इलेक्ट्रॉन, वो भी ऑसिलेशंस करता है। सपोज अपन ये इलेक्ट्रॉन को देख रहे हैं, ये वाला बीच वाला है ना, लेट मी गिव इट अ रेड कलर, लेट मी गिव इट रेड कलर। ये जो रेड कलर वाला इलेक्ट्रॉन है, सपोज वी आर स्टडीइंग दैट सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करता मालूम है? ये भी ऐसे करता, राइट बीच में, लेफ्ट बीच में, राइट बीच में, राइट सेंटर लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर लेफ्ट सेंटर, ये भी ऐसे कर रहा था, राइट सेंटर लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर लेफ्ट सेंटर, ये भी ऐसे करता, राइट सेंटर लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर लेफ्ट सेंटर, राइट सेंटर लेफ्ट सेंटर, आना जाना कर रहा है। रेड वाला जो है ये ऑसिलेशंस कर रहा है, आना जाना, इसकी बीच की पोजीशन है, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट कर रहा है ऑसिलेशंस। और अपने इंडिया में कितने बार ऑसिलेशंस करता है एक सेकंड में? तो इन इंडिया द फ्रीक्वेंसी यानी हाउ मेनी चक्कर पर सेकंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC इज 50 हर्ट्ज, 50 चक्कर पर सेकंड, 50 साइकिल्स पर सेकंड। हर्ट्ज का मीनिंग समझते हैं आपको? दैट इज 50 साइकिल्स पर सेकंड। साइकिल का मतलब है जहां से निकले वहीं पर वापस आ जाना। तो बी से निकले तो समझो तो राइट लेफ्ट, सॉरी राइट बीच में आ गया, फिर लेफ्ट, फिर बीच में आ गया, तो इसको बोलते हैं एक चक्कर। तो ऐसे एवरी सिंगल इलेक्ट्रॉन परफॉर्म्स 50 साइकिल्स, 50 चक्कर करता है। कब? एक सेकंड में, है ना, एक सेकंड में 50 बार ऐसा ऐसा लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करता है 50 बार। सेकंड इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा? 50 बार ऐसा करेगा, थर्ड भी 50 बार, फोर्थ भी 50 बार, फिफ्थ भी 50 बार। देखो डायरेक्ट करंट में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशंस करता है कि डायरेक्ट करंट में? नो, वो तो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन निकल के पॉजिटिव की तरफ खुद जाता है चल के। इसमें इलेक्ट्रॉन्स कहीं जाते नहीं, बस अपनी ही पोजीशन के लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऑसिलेशंस करते हैं, है ना। इसको लेफ्ट राइट बोल रहे हैं, यहाँ बोलेंगे तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो अपनी ही जगह पर इलेक्ट्रॉन जब ऑसिलेशंस करते हैं तो उसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अल्टरनेटिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अल्टरनेटली इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन अल्टरनेटली अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, इधर जाता फिर इधर आता, फिर इधर जाता फिर इधर जाता, इधर 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 इधर, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तो अल्टरनेटली इट इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, दैट्स व्हाई वी कॉल इट अल्टरनेटिंग करंट। इसीलिए हम इसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, क्योंकि अल्टरनेटली ये अपनी डायरेक्शन चेंज करता है। इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन चेंज कर रहा मतलब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसका मतलब है करंट अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है। जिधर इलेक्ट्रॉन जाता है हम कन्वेंशनल करंट उसके अगेंस्ट में मानते हैं, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मानते हैं। यहां तक कहानी क्लियर है? डू यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट? अगर यस तो स्क्रीनशॉट ले लो। आई एम गोइंग टू इरेज, मैं मिटा रहा हूं, रेड वाला मिटाने वाला हूं मैं, फ्रीक्वेंसी। अच्छा अमेरिका में कितनी? हां बोलो। यस no, it does not depend on the density of the material used. It depends on the source, है ना। वो सोर्स इलेक्ट्रॉन्स को कितने बार मूव करवा रहा है उस पर डिपेंड करता है। It doesn't depend on density. अच्छा हाँ, एक्चुअली करंट जो है वो डेंसिटी पर डिपेंड करता है, करंट डेंसिटी पर डिपेंड करता है ना। वो आगे चलकर यू विल स्टडी अबाउट इट इन द 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स। करंट के फॉर्मूला में डेंसिटी भी आती है। Yes, indirectly we can say that it does depend on density. करंट डेंसिटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां हम क्या कर रहे हैं? जितनी फ्रीक्वेंसी का उसको सोर्स है तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन जो लेफ्ट राइट करेंगे। लेकिन रिमेंबर करंट डेंसिटी पे डिपेंड करता है, बट हमारे अंडर में, हमारे कंट्रोल में होता है
कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक सेकंड में कितने बार ऑसिलेट करवाए, है ना। अब वो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर आप कह रहे हो कि सिलेबस से हट गया, अदरवाइज आई वुड हैव एक्सप्लेन्ड कि वो जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में जो कॉइल है उसको हम कितने बार घुमाते हैं। रियल लाइफ में तो कॉइल नहीं, मैग्नेट्स घूमते हैं। तो सी, अब आगे बढ़ते हैं। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, ऑलराइट। तो सी, अपन लोग क्या करते हैं अपने इंडिया में, जो इलेक्ट्रॉन, एवरी इलेक्ट्रॉन को हम क्या करते हैं 50 टाइम्स ऑसिलेशंस करवाते हैं पर सेकेंड। और अमेरिका में क्या करते हैं, सो इन अमेरिका द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज, इन अमेरिका, मेरे ख्याल से पूरा यूएसए में होता है शायद, सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 60 हर्ट्ज। वहां के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा जल्दी जल्दी ऑसिलेट करते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट फास्ट में जल्दी ऑसिलेशंस करते हैं, तो उनकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। अगर आप आपके मोबाइल फोन का चार्जर देखो या टीवी, फ्रिज, कूलर वगैरह, तो उसमें बहुत सारी चीजों पे लिखा रहता फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, या फ्रीक्वेंसी वर्ड नहीं भी आता, लिखा रहता 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट्स, 250 वोल्ट्स, ऐसी वैल्यूज लिखी रहती, वोल्टेज की और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लिखी रहती है। तो अपने इंडिया में, पूरे इंडिया में 50 हर्ट्ज का करंट हम एसी यूज करते हैं। नाउ सी, अब उसके बाद की कहानी, तो more concepts related to alternating current। देखो इसके बारे में और थोड़ा हम पढ़ेंगे। अब इसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन समझ गए आप। अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, अल्टरनेटली इट इज चेंजिंग, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, या अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के हिसाब से उसका डायरेक्शन बार बार अल्टरनेटली चेंज हो रहा है। क्या अल्टरनेटिंग करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है? क्या अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू भी चेंज होती है? तो हाँ, अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड भी चेंज होती है। इट डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, है ना। किसी ने पूछा तो हम उसका फिक्स्ड वैल्यू नहीं बता सकते। वो हायर क्लासेस में आपको पढ़ाएंगे कि आरएमएस वैल्यू लेना पड़ता है, फिर एवरेज भी जीरो आता है, मीन स्क्वायर भी जीरो, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं। बट ये सब आप याद नहीं रखो, हमारे 10th के सिलेबस में इतनी बड़ी चीजें नहीं है, आरएमएस वेलोसिटी वगैरह, रूट मीन स्क्वायर। फिलहाल आप क्या याद रखोगे, अल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन अल्टरनेटली चेंज होता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता है, उसका वैल्यू भी चेंज होता है। अब ये इसको देखो ध्यान से, ये वाला जो पेंडुलम है ये क्या करता, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। व्हाट डू यू थिंक, वो बी से सी की तरफ जा रहा था, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी? व्हाट डू यू सजेस्ट, बताओ। बी से सी की तरफ अगर वो बॉब जाएगा तो व्हाट विल हैपन टू इट्स वेलोसिटी, विल इट गो ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? बी से सी जाते समय वेलोसिटी लिखकर भेजो। वेरी गुड हिमांशु, करेक्ट, डिक्रीजेस, है ना। कॉमन लॉजिक बोलता है कि जब ये इधर जाएगा तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, और जब वो सी से, तो वेलोसिटी क्या हो रही, डिक्रीज हो रही। तो इससे पता चला कि ये भी इलेक्ट्रॉन जब राइट की तरफ जाएगा तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, एंड जब वो सी पर पहुंच जाता है ये बॉल, तो सी पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, क्योंकि अगर यहाँ वेलोसिटी जीरो नहीं होती तो आगे भी चला जाता था। तो एट पॉइंट सी इट्स वेलोसिटी विल बिकम जीरो, वहां उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। फिर क्या होगा, इट विल स्टार्ट रिटर्निंग, फिर वो वापस आना चालू करेगा, और जैसे जैसे वो सी से बी की तरफ आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, है ना। बी से सी जाते समय वेलोसिटी डिक्रीजेस, और फिर सी से बी की तरफ आएगा, सी से बी की तरफ आएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएंगी लगातार, वेलोसिटी इंक्रीजेस continuously and velocity becomes maximum, velocity is maximum at the center, सेंटर में वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, इधर से आ रहा घसरते हुए फास्ट में, अगर वो घसरते नहीं गया है, हॉरिजॉन्टल भी है तो भी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो वेलोसिटी इंक्रीज मैक्सिमम हो जाएगी बीच में। फिर वो बी से जब ए जाएगा, बी से जब ए जाएगा तो क्या होगा, वेलोसिटी विल गो ऑन डिक्रीजिंग। जब बी से ए जाएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और फिर जब वो ए से वापस बी तक आएगा तो फिर वेलोसिटी अगेन इंक्रीज होगी। अगर आप झूला झूल रहे हो गार्डन में, तो गार्डन में झूला झूलते समय स्विंग पर भी ऐसा ही होता है, हम झूला झूलते इधर जाते तो लास्ट आखिरी लिमिट पे वेलोसिटी जीरो हो जाती है, फिर वापस आता है झूला, बीच में मैक्सिमम स्पीड होती है, फिर इधर जाता है तो झूला स्लो होता है, फिर लास्ट में एकदम रुक जाता है, फिर वापस आता है। तो जो चीज, इससे एक कॉन्सेप्ट हमको पता चला, क्या पता चला कि एवरी ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स वेलोसिटी,
द वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट फॉर एन ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट ऑसिलेशंस करता है उसकी वेलोसिटी सेम नहीं रहती, उसमें एक्सेलरेशन रहता है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती बार बार, है ना, इंक्रीज डिक्रीज ऐसा होते रहता कुछ ना कुछ लगातार। यहाँ से डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज ऐसा वेलोसिटी होता रहता है चेंज। तो जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो अल्टरनेटिंग करंट में यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ये भी क्या कर रहा है, ये भी तो ऑसिलेशंस कर रहा है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। और इलेक्ट्रॉन ऑसिलेशन करना मतलब इलेक्ट्रॉन की भी वेलोसिटी कम ज्यादा हो रही है, क्योंकि हर ऑसिलेट करने वाली चीज की वेलोसिटी कम ज्यादा होती है। और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कम ज्यादा हो रही है मतलब क्या होगा, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम ज्यादा हो रही है मतलब करंट भी कम ज्यादा हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन राइट की तरफ जा रहा धीरे तो उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। बॉब जो है बॉल चेंडू, इसी को इलेक्ट्रॉन समझ लो। जब इलेक्ट्रॉन राइट जा रहा है तो वेलोसिटी कम हो रही, तो करंट कम हो रहा है ना। कितना फास्ट करंट भागता है हमको देखते हैं ना। तो यहाँ जा रहा है राइट में तो करंट कम हो रहा है, फिर वापस आ रहा तो करंट की वैल्यू बढ़ रही है, फिर लेफ्ट में जा रहा है तो करंट की वैल्यू कम हो रही है, फिर वापस आ रहा तो करंट की वैल्यू बढ़ रही है। अब ये माइनस साइन का मतलब क्या है, डायरेक्शन शो करने के लिए यूज किया हमने। तो अल्टरनेटिंग करंट के बारे में समझ लिया, क्या करता है वो, ऑसिलेशंस करता है, और जो चीज ऑसिलेशन करती है तो उसकी वैल्यू कम ज्यादा होती है। अब मैं देखो अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ बनाता हूं। आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ ग्राफ। समझे तो अच्छी बात, नहीं समझे तो और भी ज्यादा अच्छी बात। तो सी दिस इज 0 एम्पीयर, करंट 0 एम्पीयर है। यहां पर मैं लिख रहा +1 एम्पीयर, दिस इज +2 एम्पीयर। मैं एम्पीयर नहीं लिखता, बस प्लस ऐसे नंबर्स लिखता हूं मैं। एंड दिस विल बी +4 एम्पीयर सपोज, ये करंट हो गया। नीचे का करंट रहेगा -1 एम्पीयर, -2, -3। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड माइनस? माइनस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, और वो इधर जा रहा है, लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना। यानी जब डाउन बोलो या लेफ्ट बोलो तो इलेक्ट्रॉन की एक डायरेक्शन पॉजिटिव रहती है, एक नेगेटिव रहती है। हमने कन्वेंशन, परंपरा, डायरेक्शन हमने मन से लगा दी प्लस माइनस। बोले जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो हम प्लस बोलेंगे, इधर जाएगा तो माइनस बोलेंगे, ऐसा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते रहता है, प्लस माइनस के बीच में झूला झूल रहा है। तो देखो, और यहाँ पर क्या है, दिस इज टाइम। Along the x-axis what have we taken? Time। इसको टाइम को कहाँ लिखूँ मैं, ये कोने में लिख देता है, T-I-M-E, टाइम। और अब यहाँ पर मैं वैल्यू लिख रहा, सी दिस इज टाइम T1। अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिखना नहीं चाहता मैं, दिस इज टाइम T1। करंट कितना है टाइम T1 पर, ये टाइम T0 है, यहाँ पर समझो टाइम T0 है, तो करंट कितना है, 0 है। अब टाइम T1 पर ग्राफ को समझने की कोशिश करो, टाइम T1 पर करंट कितना हो गया, तो इट हैज बिकम 1 एम्पीयर। टाइम T1 पर करंट कितना है, 1 एम्पीयर। और जब टाइम T2 हो जाएगा, when the time will become T2, the current will increase and it will become 2 amperes। ये देखो ग्राफ ऊपर जा रहा है। At time T3, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, at time T3 the current will become, it has increased and the current has become 3 amperes। करंट कितना होगा, 3 amperes। At time T4, है ना, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो करंट की वैल्यू क्या हो रही, फर्स्ट इट इज इंक्रीजिंग, करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही, और कहां तक इंक्रीज हो गई, 4 एम्पीयर तक। रियल लाइफ में अपने घर पे में 4 एम्पीयर तक ही इंक्रीज नहीं होती, वो अपने 220 वोल्ट वालों के मेरे ख्याल से 322 एम्पीयर तक करंट अपने घर में इंक्रीज होता है। तो सी 322 या 11 मेरे ध्यान में नहीं है। तो सी ये करंट अपन अंदाज से ले रहे हैं, क्योंकि ये 300 वगैरह लेंगे तो ग्राफ तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम 4 एम्पीयर तक ही कर रहे हैं, फ्लो 4 - 4 के बीच में। तो करंट कैसे हुआ, पहले 1 एम्पीयर, 2 एम्पीयर, 3 एम्पीयर, 4 एम्पीयर। अब जैसे टाइम T5 हो जाएगा, जैसे टाइम T5 होगा तो करंट की वैल्यू क्या होंगी, कम हो जाएंगी, यानी इट विल बिकम 3 एम्पीयर्स। T5 पर करंट कितना हो जाएगा, 3 एम्पीयर्स। इसको अभी इधर से ला रहा हूं ग्राफ में, 3 की लाइन सीधी आ गई, दिस इज 3 एम्पीयर्स। फिर उसके बाद जब टाइम T6 हो जाएगा, जब टाइम T6 हो जाएगा तो करंट क्या होगा, मतलब और कम हो जाएगा, और वो किसकी स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, तो वो 2 एम्पीयर्स की स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा। फिर जब टाइम T7 हो जाएगा, जब टाइम T7 हो जाएगा तो करंट किसकी स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, 1 एम्पीयर, मतलब करंट कम हो गया, 1 एम्पीयर हो गया। और जब टाइम T8 सेकंड्स हो जाएगा, T8 सेकंड, तो करंट विल बिकम 0, करंट 0 हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ देखो ना ग्राफ में भी तो वैसे ही होता है, ये ऑसिलेशन में +1, ये सेंटीमीटर, इसी को एम्पीयर बोल दिए तो 1 एम्पीयर, 2 एम्पीयर, 3 एम्पीयर, 4 ऐसा बोल सकते हैं, समझो, है ना। हालांकि इधर जा रहा तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, इसमें कैसे वैल्यूज होती है, 1 2 3 4 4 3 2 1,
-1 -2 -3 -4 -4 -3 -2 -1 0 ऐसे। तो करंट की भी वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, लगातार चेंज हो रही है। पहले कितनी थी 0, फिर हुआ 1 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर, फिर 4 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर, फिर 1 एम्पियर, फिर 0 एम्पियर। तो ये देखो ये ग्राफ क्या होगा ऐसा, है ना। अब मैं थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ ग्राफ को। I would like to take the graph further. अब जब टाइम t 9 सेकंड हो जाएगा, t 9 सेकंड, मैं ऊपर लिख रहा हूं t 9 सेकंड, तो करंट कितना हो जाएगा, तो करंट विल बिकम -1, ये तो कोई लाइन आ रही है -1 एम्पियर। अब -1 का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन है। ऑसिलेशन में क्या करता हो, प्लस वाले में माइनस वाले में जाता है। तो यहाँ माइनस का मतलब करंट -1 एम्पियर हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो 0 से भी कम हो गया, करंट बंद हो गया, 0 से भी कम हो गया। माइनस शोज डायरेक्शन कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डैश एक्सिस की तरफ जा रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्स डैश एक्सिस की तरफ है, ऐसा समझ लो उसको। तो -1 t9 पर -1 हो गया। फिर उसके बाद t 10 सेकंड, मैं ये कहां तक ले जाऊंगा, t 16 तक ले जाऊंगा। ये तो आप लोग घबरा जाएंगे, बोलेंगे सर ये t कितने तक पहुंचा रहे, तो 8 तक आधा चक्कर होगा ये ऊपर, और नीचे का एक ग्राफ बना दूंगा। t 10 पर कहां पहुंचेगा, तो -2 एम्पियर, देखो सीधी लाइन ये आ गई। कोऑर्डिनेट्स नहीं लिख रहा हूं मैं, है ना, यहां लिख सकते थे अपन t1 x कोऑर्डिनेट t1 1, t2 2, t3 3, t4 4, t5 3, t6 2, ऐसा लिख सकते थे। अब ये देखो t10 पर कितना करंट हो गया, -2। बहुत बोलना पड़ता है टीचर्स लोग को, टीचर्स लॉयर्स एंड हॉकर्स बहुत बोलते हैं बेचारे। तो t11 पर कितना हो जाएगा करंट, तो -3 एम्पियर हो जाएगा। मतलब करंट इज इंक्रीजिंग बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, -1 एम्पियर, -2 एम्पियर, -3, तो करंट बढ़ रहा है लेकिन कैसे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन चेंज करता है, इसीलिए हम अल्टरनेटिंग बोलते हैं करंट इसको। फिर उसके बाद क्या होगा, जब टाइम t 12 सेकंड्स हो जाएगा, t12, तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 एम्पियर। ये देखो ग्राफ आ गया इधर, -4 एम्पियर। फिर उसके बाद जब टाइम t 13 हो जाएगा, बस मंजिल खत्म होते आ रही है, आप लोग सर ये कितने 13 14, तो जैसे टाइम t 13 सेकंड होगा तो करंट भी डिक्रीज हो रही है, -3 मिली एम्पियर हो जाएगा, इसकी सीधी लाइन में यहाँ आ जाएगा -3 मिली एम्पियर, ये सॉरी एम्पियर, -3 एम्पियर। फिर जब टाइम t 14 हो जाएगा, टाइम t 14 हो जाएगा तो करंट विल बिकम -2 एम्पियर, ऐसा आएगा इधर, करंट विल डिक्रीज फर्दर, -2 हो गया। फिर जब टाइम t 15 हो जाएगा, t 15 सेकंड्स हो जाएगा टाइम, सॉरी सेकंड्स नहीं, t 15 हो जाएगा, तो ये करंट -1 हो जाएगा, कम कम होते 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 करंट कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर t 15। और जब टाइम t 16 हो जाएगा, t 16 जब टाइम हो जाएगा तो द करंट विल बिकम 0। अब इनको पॉइंट्स को जोड़ देंगे हम, तो ये जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, दिस कोऑर्डिनेट्स हम अगर हम मैथ ज्वाइन कर देते तो दिस विल बिकम लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, हियर 4 3 -2 -1 0। ये देखो ये क्या हुआ, ये करंट का एक चक्कर हुआ, जैसे यहां होता ना 1 2 3 4 4 3 2 1 0, -1 -2 -3 -4 -4 -3 -2 -1 0, एक चक्कर हो गया, है ना। यहाँ से B से C, C से B, B से A से B, एक चक्कर। तो करंट का भी एक चक्कर हो गया यहाँ पर, पहले बढ़ा 4 तक, फिर कम हुआ, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में -4 तक बढ़ा, फिर कम हो गया, 0 हो गया। इसको बोलते हैं वन ऑसिलेशन। ये कितना ऑसिलेशन का ग्राफ है, इलेक्ट्रॉन ने कितना ऑसिलेशन किया, 1। ऐसे कितने ऑसिलेशंस कर लेता है 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन, 50 ऑसिलेशंस करता है। यानी अगर मैं 1 सेकंड लिखूंगा ना टाइम पे, अगर मैं टाइम पे 1 सेकंड लिखूंगा तो उसमें मुझे ऐसे 50 ग्राफ्स बनाना पड़ेगा। जब ये 50 हो जाएंगे ऐसे क्रेस्ट ट्रोफ क्रेस्ट ट्रोफ क्रेस्ट ट्रोफ, तो जब 50 क्रेस्ट ट्रोफ हो जाएंगे तो उसके बाद 1 सेकंड टाइम लिखना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ टाइम की वैल्यू नहीं लिखा, आई कैन नॉट राइट 1 सेकंड 2 सेकंड, क्योंकि 1 सेकंड में तो 50 चक्कर होते हैं, ये तो एक ही चक्कर हुआ। एक चक्कर मारने इसने, सॉरी ये यहाँ नहीं, एक चक्कर मारने के लिए इसने t 16 सेकंड्स लिया, तो ऐसे 50 चक्कर मारने कितना टाइम लेता है वो, तो 1 सेकंड, 1 सेकंड में 50 चक्कर मारता है। तो इसीलिए देखो ये अल्टरनेटिंग करंट का जो साइन बताया ना हमने, जनरेटर, एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट का जो सोर्स है उसका साइन हमने सिमिलैरिटी का क्यों दिया, क्योंकि उसका ग्राफ का साइन ऐसा आता है, उसका ग्राफ ऐसा आता है, सिमिलैरिटी जैसा साइन, है ना। ऊपर जा रहा है क्रेस्ट और नीचे आ रहा है ट्रोफ, तो इसीलिए हमने लिखा क्रेस्ट एंड उसके बाजू में ट्रोफ। अंडरस्टूड। ये है अल्टरनेटिंग करंट, जिसकी वैल्यू, अब इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं क्योंकि हमको ये समझ गया तो हम उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। बात समझ में आ रही है, अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू फिक्स,
नहीं रहती। ऑल्टरनेटली वैल्यू उसकी बढ़ती जाती फिर कम हो जाती है, तो डायरेक्शन भी चेंज हो रहा। तो क्या लिखेंगे, द करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन alternately and which changes its magnitude periodically यानी हर उतनी ही देर के बाद करंट बढ़ते 4 हो जाता, फिर 0 हो जाता है, फिर -4 होता, फिर 0 होता। सो द करंट विच चेंजेस इट्स, कुछ बुक्स में आता है द करंट विच चेंजेस इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑल्टरनेटली पीरियोडिकली, ऐसा आ जाता है। तो करंट जो अपनी डायरेक्शन ऑल्टरनेटली चेंज कर रहा है, इधर उधर, और उसका मैग्नीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है, इट्स मैग्नीट्यूड पीरियोडिकली यानी इक्वल टाइम में पहले बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर उतना ही टाइम में बढ़ता है, फिर उतने टाइम में कम होता है। तो ये है ऑल्टरनेटिंग करंट। बात समझ में आई? अब हमारे सिलेबस में ये अब टाइम तो हो गया है, वरना मैं आपको समझाता था कि कोराडी से नागपुर करंट सप्लाई करने पर भी वायर क्यों नहीं जलता, ये मैं आपको समझाना चाहता था, बट हमारा टाइम फिनिश हो गया यहाँ पर। सो वी विल हैव टू स्टॉप, नेक्स्ट बैच का टाइम हो रहा है मेरा, तो हमको रुकना पड़ेगा। और यू सेड के एसी जनरेटर हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम वो नहीं पढ़ेंगे। और कोराडी से नागपुर करंट कैसे भेज देते फिर भी वायर क्यों नहीं जलता, वो हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस में नहीं है। टुमारो वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।